नमस्कार दोस्तों, जेएमडी टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज प्रारंभिक विद्युत का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर प्रारंभिक विद्युत के अंदर सबसे पहला चैप्टर लिया था इलेक्ट्रिक स्टैटिक या फिर विद्युत आवेश, जिसके अंदर हमने विद्युत की उत्पत्ति, आवेश के प्रकार, आवेश उत्पन्न के प्रकारों को देखने का प्रयास किया था। तो इसी के साथ में आज दोस्तों हम आवेशों के मुख्य गुणों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिकल का प्रारंभिक विद्युत और प्रारंभिक विद्युत का मुख्य चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आवेशों के मुख्य गुण। तो देखिए दोस्तों, आवेश के मुख्य गुण या फिर आवेशों के मुख्य गुण कह सकते हैं हम। दोस्तों कोई ना कोई चीज़ होती है, उसके कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे पास यहाँ पर आवेश है या जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, उसके मुख्य गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम इन गुणों को देखते हैं। आवेश एक संरक्षित राशि है। कौन सी राशि होती है दोस्तों? आवेश एक संरक्षित राशि है। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर ये संरक्षित क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संरक्षित का मतलब होता है कि वह राशि या फिर हम कह सकते हैं कि वह राशि जिसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही उसे नष्ट कर सकते। मतलब जैसे आवेश एक प्रकार की राशि है, ओके, तो आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही उसे क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। हम इसको कर क्या सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोबारा से सुनिए दोस्तों कि आवेश एक प्रकार की संरक्षित राशि है जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर ये कोई चीज़ है, एक क्षण ये कोई कपड़ा है, ओके, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को जब रगड़ेंगे, इस चीज़ को इस चीज़ से रगड़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक दे रहे हैं इसको ऊर्जा और फिर यांत्रिक ऊर्जा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आवेश जनरेट कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा देके। तो एक रूप से हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से हम विद्युत रूप के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम अल्टरनेटर है हमारे पास में, तो जब अल्टरनेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, पहले एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दिया हमने, अल्टरनेटर को घुमाया और घुमाने के बाद में वो फिर चेंज किसमें कर रहा है, विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज कर रहा है। तो आवेश एक प्रकार की कैसी राशि होती है, संरक्षित राशि होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा गुण इसका सुनिए कि आवेश एक प्रकार का योज्य या फिर गणना योग्य राशि है, योज्य राशि है। आवेश एक योज्य राशि है। तो यहां पर योज्य का मतलब क्या होता है, सीधा सा मैं बता दूं, योज्य का मतलब होता है दोस्तों योग करने योग्य। नाम से प्रतीत हो रहा होगा कि आखिर ये योज्य क्या है, योग करने योग्य, वह राशि जिसे हम जोड़ सकते हैं योज्य राशि कहलाती है, करने योग्य। तो यहां पर योज्य आवेश एक प्रकार की कैसी राशि होती है, योज्य राशि है, तो हम इसे जोड़ सकते हैं। अब आइए दोस्तों मैं इसको जोड़ के बताता हूं। जैसे मान लीजिए Q हमारे पास कोई आवेश है, जैसे एक Q1 आवेश है जिसका मान है 4 कूलाम, एक दूसरा है जिसका नाम 5 कूलाम और एक तीसरा है जिसका नाम 2 कूलाम और एक तीसरा Q है, चौथा Q है जिसका नाम है दोस्तों 3 ओम, वो 3 कूलाम। तो हमने यहाँ पर देखिए आवेश कितने हैं हमारे पास में, 4, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का आवेश है। तो अब यहाँ पर देखिए आप प्लस के कितने कूलाम है, आवेश हमारे पास 3, तो यहाँ पर 4 5 9 9 और 2 कितने हो गए, 11। तो यहाँ पर टोटल प्लस के कूलाम कितने हो गए, 11 Q या फिर Q बराबर 11 बराबर यहाँ पर माइनस का कितना है, 3, तो यहाँ पर हम 3 को घटाएंगे तो Q बराबर कितना हो गया, 8 कूलाम।
तो यहाँ पर इस चीज को आप देख के बताइए मुझे कि दोस्तों आवेश क्या एक प्रकार की योज्य या योग करने योग्य राशि है? तो आप सीधा सा कहेंगे ही यस सर, आवेश एक प्रकार की योग करने योग्य राशि है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम तीसरा गुण देखते हैं इसका। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है? क्वांटीकृत, मतलब जिसकी कोई क्वांटिटी होती है। जैसे हम कोई वस्तु लेते हैं या फिर जैसे 10 किताबें हैं तो हम कहते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी है आखिर। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक किस प्रकार की राशि है? क्वांटीकृत राशि है, मतलब गणना योग्य। कैसे? सुनिए इसका एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में कोई 20 किताबें हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, उन किताबों को क्या आप गिन सकते हो? उनकी गणना कर सकते हो? तो आप कहोगे हाँ जी कर सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इसी प्रकार मैं कहूं कि एक पानी का जग है, आप पानी को गिन के बताओ, गिन के बता पाओगे? बोलोगे नहीं गिन सकते। तो आप कह सकते हो सीधा सा कि आवेश एक प्रकार की क्वांटीकृत राशि होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं या फिर उनकी गणना कर सकते हैं। तो क्वांटीकृत का मतलब लिख सकते हैं आप गणना योग्य। अब देखिए हम गणना किस प्रकार से करते हैं आवेश की, तो मैं विथ एग्जाम्पल के बताता हूं। यहां पर कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करें आवेश को? Q बराबर हम लिखते हैं Ne। अगर हम आवेश निकालें टोटल आवेश, तो आवेश बराबर किन का गुणज होता है या फिर किन के क्वांटिटी में होता है या फिर किन को गणना करके गुणा करके प्राप्त किया जाता है? तो Q बराबर Ne। अब यहां पर देखिए आप Q बराबर क्या होता है? आवेश। Q बराबर क्या होता है? आवेश। मैं कहूं N बराबर क्या होता है? यहां पर N बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहां पर E भी लिखा हुआ है, तो E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब आवेश कितना है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर तीन चीजें। तो Q बराबर Ne होता है। Q का मतलब होता है आवेश। मैं कहूँ N बराबर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। और मैं कहूँ E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो दोस्तों अब मुझे आप देख के बताइए कि आवेश एक प्रकार की क्या गणना योग्य राशि है? हाँ, गणना योग्य राशि है। तो किस प्रकार है? Q बराबर Ne। तो Q क्या हो गया? आवेश। यहां पर N बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैं कहूं E बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सीधा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो दोस्तों हमने आवेश के अभी 3 गुण देखे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलने का प्रयास करते हैं जिसका नाम है दोस्तों आवेशों के मात्रक। क्या है दोस्तों? आवेशों के मात्रक। तो इस साइड में आप देखिए आवेशों के मात्रकों के बारे में। दोस्तों कोई भी चीज होती है उसके मात्रक या फिर उसे किसी न किसी चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका वजन है, द्रव्यमान है बॉडी का या शरीर का, उसको किस में रिप्रेजेंट करते हो आप? किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। तो इसी प्रकार जो आवेश होता है उसका कोई मात्रक होता है, या फिर यूनिट की बात करूं मैं तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम। सबको पता है भाई क्या होता है? कूलाम। अब दोस्तों हम बात करें आवेश के मात्रक की, आखिर ये कूलाम किस में होता है? दिमाग में क्वेश्चन उठता है किस में है? एमकेएस में। मैं कहूं कूलाम किस में है मात्रक? कौन सी पद्धति या फिर सिस्टम में है? तो एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर। अब हम दूसरा देखते हैं आवेश का गुण सीजीएस के अंदर। किस में देखेंगे मात्रक? सीजीएस में होता है ESU। अब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर ESU क्या होता है, तो सुनिए इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, तो यहां पर सीजीएस में हमारा क्या हुआ मात्रक? ESU।
मैं कहूँ यहाँ पर एसयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि एसयू की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। अब दोस्तों हम इसी के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो आवेश होता है, आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का बड़ा मात्रक, दोस्तों इसके बड़े मात्रक की मैं बात करूं तो फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। आवेश के बड़े मात्रक की मैं बात करूं तो फैराडे होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी दिमाग के अंदर कि फैराडे तो सर मात्रक कैपेसिटेंस का होता है, जिसको हम धारिता कहते हैं। जो कैपेसिटर होता है उसकी जो क्षमता होती है, जैसे हम कहते हैं कि पंखे के अंदर 2 माइक्रोफैरड का सेल लगाते हैं, 3 माइक्रोफैरड का लगाते हैं, तो सर उस जगह भी इस चीज़ को यूज लिया जा रहा है। तो दोस्तों आप उस जगह कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो धारिता होती है उसको फैराड के अंदर मापा जाता है या फिर फैराड के अंदर मापा जाता है, जबकि आवेश को किस में मापते हैं? फैराडे के अंदर। कंफ्यूज मत होइए, फैराडे एक चीज यहाँ पर आवेश का बड़ा मात्रक, और फैराड क्या होता है? धारिता का मात्रक, या फिर फैराड होता है किसका? धारिता का। तो यहां पर लिखिए आप धारिता का मात्रक, क्योंकि मैंने इसलिए लिखवाया यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है, या फिर क्या कह सकते हो? फैराड कहते हो। आप कभी दुकान पे जाते हो, इसका उदाहरण बताता हूँ मैं। आप जाते हो कि पंखे का एक सेल दीजिए आप 3 माइक्रोफैरड का। आप ऐसे कहते हो कभी कि मुझे 3.5 माइक्रोफैराडे का सेल दीजिए, कैपेसिटर दीजिए? नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो? आप जाके कि हमें 2.5 माइक्रोफैरड का सेल दीजिए, या फैराड का सेल दीजिए, या फिर 3.5 माइक्रोफैरड का सेल दीजिए। तो आप उस चीज़ से आप अच्छे से इस चीज़ को याद रख सकते हैं, भूलने के चांस ही नहीं बनते। तो यहाँ पर अभी हमने देखा धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। जो हमारे पास में यहाँ पर ESU है, आवेश है, उनको कन्वर्ट करके देखते हैं हम क्वांटिटी के अनुसार या क्वांटीकृत राशियों के अनुसार। हम देखते हैं कि आवेश एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, एक ESU में कितने कूलाम होते हैं। तो दोस्तों हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक ESU बराबर हम बात करें तो 3.33 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलाम होता है। जबकि हम बात करें एक कूलाम बराबर कितना ESU होता है, तो 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU होता है। अगर हम फैराडे की बात करें, फैराडे की, कि एक फैराड बराबर कितना कूलाम आवेश होता है, तो 96,500 कूलाम आवेश होता है। तो अभी मैंने 3 आपको अच्छे से कन्वर्जन बताया कि आवेश को अगर ESU में लिखें तो कितना है, अगर ESU को अगर आवेश में लिखें तो कितना है। तो एक कूलाम बराबर कितना ESU होगा? एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। अगर एक ESU लिखेंगे दोस्तों तो एक ESU में कितना कूलाम आवेश होगा? 3.33 गुणा 10 की पावर माइनस 10 किस में होगा? कूलाम के अंदर। मतलब सीधा सा हम कह सकते हैं कि एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU होती है, जबकि एक ESU के अंदर 3.33 गुणा 10 की पावर माइनस 10 से कूलाम होता है। अब तीसरा देखिए आप, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, एक फैराडे बराबर, हम एक फैराडे की बात करें, फैराड नहीं या फैराड नहीं, फैराडे की बात करेंगे क्योंकि आवेश का बड़ा मात्रक है। तो एक फैराडे बराबर 96,500 क्या होता है दोस्तों? कूलाम आवेश होता है। मतलब एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम आवेश होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों तड़ित चालक के बारे में, कि तड़ित चालक भी एक आवेश से संबंधित चालक छड़ है। तो उसको हम देखते हैं कि आवेश, या फिर हम देखें तड़ित चालक। दोस्तों तड़ित चालक एक प्रकार की ऐसे तांबे की छड़ होती है जिसको
अर्थिंग किया जाता है। मतलब जैसे आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उसके आवेश को ख़त्म करने के लिए इसको अर्थिंग किया जाता है। तो दोस्तों तड़ित चालक क्या है? एक यहाँ पर छड़ है जो कि मकाने को ऊपर आकाशीय बिजली से बचने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों ये बनी किसकी होती है? तांबे की। मैं कहूँ इसकी खोज किसने की थी? तड़ित चालक के खोज किसने की? तो आप सीधा कह सकते हो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो ये तड़ित चालक है किस रूप में, वो किस काम में ली जाती है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जब आकाशीय बिजली धरती पर गिरती है तो उसका जो आवेश होता है उसे अर्थिंग करने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। जबकि हम कहें कि ये बनी किसकी होती है? तांबे की। मैं कहूँ इसकी खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक खोज और की थी, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ने का प्रयास किया था आवेशों के बारे में, कि आवेशों के प्रकारों के बारे में इन्होंने खोज की थी। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आकाशीय बिजली है इससे बचने के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? तड़ित चालक। अब दोस्तों ये चीज़ हो रही होगी कि आखिर ये आकाशीय बिजली गिरती क्यों है? आकाशीय बिजली गिरने का मुख्य कारण, आकाशीय बिजली गिरने का कारण मुख्य कारण क्या है? समरूप आवेशों का आपस में टकराना। क्या होगा? समरूप आवेशों का आपस में टकराना। आवेशों का आपस में टकराना। ये सीधा सा हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि आकाशीय बिजली क्यों गिरती है, इसका रीजन क्या है या फिर बनती कैसे है। तो आकाशीय बिजली गिरने का मुख्य कारण क्या रहा? समरूप आवेशों का टकराना। तो दोस्तों आज हमने ये टॉपिक समझने का प्रयास किया है कि आवेश के मुख्य गुण क्या हैं। पहली चीज़ कि आवेश एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है? संरक्षित राशि है, क्वांटीकृत राशि है, योज्य राशि है। और इसके अलावा हमने मात्रक पढ़ने का प्रयास किया है, और मात्रकों के अलावा हमने यूनिटों का मान देखने का प्रयास किया है कि एक कूलाम में कितना मान होता है ईएसयू का, एक ईएसयू में कितना, और एक फैराडे में मान कितना होता है। तो दोस्तों आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है जो भी हमने, तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको ये समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको एक बार में चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, उस चीज़ को आप दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ फिर आपको शायद समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास का, या फिर हम कहें कि नेक्स्ट क्लास हमारी आवेश के नियम या फिर कूलाम के नियम की होगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।